फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी मुलाकात एक पत्र लेकर। तो चलिए सुनते हैं मुलाकात एक पत्र। मेरे प्रिय पति, आपने सोचा होगा मैंने मेरे प्रिय पति लिखकर मेरे काट क्यों दिया। वो इसलिए क्योंकि आप मुझे प्रिय तो हैं मगर मेरे नहीं हैं। आज पहली बार आपको पत्र लिख रही हूँ। बचपन से ही मुझे पत्र लिखना बहुत पसंद था। जब भी कोई पत्र लिखना होता तो माँ मुझे ही कहती थी। अब तक आपको पत्र लिखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि हमेशा आप मेरे पास ही रहे और जब दूर हुए तब आपने हर रिश्ता नाता तोड़ लिया और आपकी खुशी को ही अपनी खुशी मानकर मैंने कोई संपर्क नहीं रखा। पर आज वक्त इस पत्र को लिखने की मांग कर रही थी, इसलिए मैं ये पत्र लिख रही हूँ। मैं हमेशा खुले विचारों की थी और मेरे इस विचार के कारण ही हर बात पर सवाल करना, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखना मेरी आदतों में शामिल था। मेरी माँ को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी कि अगर मैं ऐसी ही रही तो ब्याह के बाद मेरा कैसे निभेगा। और मैं माँ के सवालों को या तो लापरवाही से लेती थी या कहती थी कि जिसे मुझसे ब्याह करना है वो ऐसे ही करे जैसी मैं हूँ, मुझे बदलने की कोशिश ना करे। पर यह सब शादी के पहले की बात थी। मैं अभी 12 साल की ही थी कि माँ बाबूजी ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने आपको चुना, एक सरकारी कर्मचारी। सब कुछ पता कर लिया माँ बाबूजी ने। लड़का कैसा है, क्या करता है, कितना कमाता है, घर वाले कैसे हैं, ये सब जानने के बाद मेरा ब्याह आपसे तय हो गया। और ब्याह तय होते ही माँ मुझे सीख भी देने लगी, जैसे पति परमेश्वर होता है, उसका ख्याल रखना, शिकायत का कोई मौका मत देना, सास ससुर का ख्याल रखना, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। और भी कई बातें थी जो माँ ने मुझे सिखाई। कुछ समझ में आती थी और कुछ हवा में उड़ जाती थी। और एक वो दिन आया जब मैं ब्याह कर आपके घर आ गई। मैं अभी 14 साल की ही थी कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई। पहले ना मुझे आप समझ आते ना आपके घर वाले। मुझे मेरा बेफिक्र होना और मेरे विचारों का स्वच्छंद होना पसंद था, पर आप सबको मेरी इन आदतों से समस्या थी। पर मैं आप सबको बता नहीं पाई कि हमेशा सवाल करने वाली, हमेशा उछलने कूदने वाली लड़की को शांत और बड़े से घूंघट में रहना कितना मुश्किल होता था। हर बात पर मुझे ताने सुनने को मिलते। कोई गलती होती तो वो मेरी होती और ना होती तो भी ताने सुनने को मिलते। और मुझे दुख इस बात का था कि मेरे सही होने पर भी आप मेरा पक्ष नहीं लेते और आपकी इस बेरुखी ने मेरे अंदर की चंचलता और चपलता को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब घूंघट के बिना अजीब लगता था, चुप रहना आदत बन गई थी। मेरे अंदर की जिज्ञासाओं में जो लहर उठा करती थी, जो मेरा प्रश्न मुझ में हिलोरे मारा करता था, उनमें अब इतनी शांति छा गई थी कि उनके होने का कोई प्रमाण ही ना मिलता था। लोग आते तो मैं दिल से उनका सेवा सत्कार करती, इसलिए जाते जाते लोग सासू माँ को कहते जाते, क्या हीरे जैसी बहू पाई है। पर उन्हें मेरी तारीफ फूटी आंख न सुहाती, बल्कि वो 4 झूठी कमियां और गिना देती। मुझे आज भी याद है जब गहने चोरी हुए थे। इसका सीधा इल्जाम सबने मुझ पर लगाया था, पर मैंने चोरी नहीं की। मैं उन गहनों को लेकर करती भी क्या जिनका मेरी नज़रों में कोई मोल ही नहीं था। मेरे बहुमूल्य मेरी जिज्ञासा और मेरी सोच तो खत्म हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे आपके घर को अपना लिया और उसे अपना समझने लगी। पर मैं जानती हूँ उस घर ने मुझे कभी नहीं अपनाया। मुझे बचपन में अपने मायके में सुनने को मिलता कि शरारतें कम किया कर, किसी और के घर जाना है। तो मैं उत्सुकता से पूछती, क्या ये मेरा घर नहीं है? तो मुझे सुनने को मिलता कि नहीं, ये तेरा घर नहीं है, तू तो पराई है। तब ये बातें समझ नहीं आती थी, पर अब आने लगी हैं। और अब जब ससुराल में हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि मैं पराए घर की हूँ। ये घर कभी मुझे घर नहीं लगा, ये एक कारावास लगता था मुझे, मानो मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। बचपन में जब मेरी शरारतें बढ़ जाती थी तो माँ मुझे सुबह सुबह कमरे में बंद करके खेत चली जाती थी और शाम को आती तो मुझे बाहर निकालती और मैं माँ के गले लिपट कर पहले खूब रोती, फिर बताती कि उस अंधेरे कमरे में मुझे क्या क्या परेशानियाँ हुई। मैं सोचती काश ये भी मेरी शरारत की सजा होती। माँ आती, मुझे आज़ाद करती और मैं उनके गले लिपटकर पहले खूब रोती, फिर बताती कि मुझे क्या क्या परेशानियाँ हुई। पर ऐसा सोचना सिर्फ मेरी कल्पना थी।
हम कल्पना कर सकते हैं पर कल्पनाओं में जी नहीं सकते। अगर जीने भी लगे तो जिंदगी के हकीकत की सीमा रेखा खत्म हो जाती है। पर धीरे धीरे मैंने सहना भी सीख लिया और जिंदगी से शिकायत करना भी छोड़ दिया। मेरे दिल में जो मेरे ईश्वर की मूर्ति थी उसे हटाकर मैंने आपकी मूर्ति लगा दी। वक्त बीतता रहा और लोगों को मुझसे शिकायतें होती रहीं, पर मेरी जिंदगी की असल कहानी बाकी थी। मेरी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह पलट गई जब आपको पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरा जीना मुश्किल हो गया था आपके घर में, और एक वो दिन आया जब मुझे हमेशा के लिए आपके घर से मायके भेज दिया गया। आपने मुझसे हर एक रिश्ता नाता तोड़ लिया, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मैंने भी आपकी खुशी के लिए आपका घर छोड़ दिया और फिर आपसे कोई संपर्क नहीं रखा। आपकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद एक नन्हा मुन्ना सा फूल आपके आंगन में खिलने लगा। पर एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहेगा, क्या आपने मुझसे ब्याह इसलिए किया था कि मैं आपको वारिस दे सकूं, आपको पिता बना सकूं? मेरा ब्याह हुआ तो मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी आदतें, यहाँ तक कि मैं भी बदल गई, पर आपका तो कुछ नहीं बदला। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। बस आप अपनी गृहस्थी में खुश रहिए, मैं यही दुआ मांगती हूँ। ये पत्र लिखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक आखिरी मुलाकात, क्योंकि मैं अब जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरी सांसें मुझे छोड़कर जाने की इजाज़त मांग रही हैं। अब मैं भी ये दुनिया छोड़कर जाना चाहती हूँ, पर मेरी सांसें तब तक मुझे नहीं छोड़ेंगी जब तक कि मेरे ईश्वर यानी कि आप इन्हें इजाज़त नहीं देंगे। मैं इंतज़ार करूँगी कि आप एक आखिरी बार मुझसे मिलने जरूर आएंगे। अपनी सांसों को गिनती हुई आपके हित में, आपकी रमा। कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक पहले पहुंचे।